अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे। इसी तरह खुदा की ज़ात अपनी रहमतें आप लोगों पर बरसाता रहे। गुज़ारिश जो हमेशा की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार जो है वो ज़रूर दिया करें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमेशा रहे, इसी तरह हँसता मुस्कुराता रहे, दुनिया में इसी तरह पाकिस्तान का पॉज़िटिव वे में नाम रहे। ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद जो है ना, ये यहूदियों और मूथियों को बड़ा तकलीफ़ देता है। तो इस नारे को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं और अपनी राय का इज़हार जो भी ज़रूर किया करेंगे। भारत मौज़ू है मेरा आज इस व्लॉग में, टोटल भारत है। एक आध खबर डालेंगे आराम इधर एंड एंड में जाके, लेकिन शुरू में मेरा पूरा जो ये व्लॉग है ना भारत पे है। बड़ी अहम खबरें हैं, हम लोग शायद इससे थोड़ा-सा इग्नोर कर जाते हैं, नहीं करते। इस व्लॉग में हमारी हमेशा भारत के बारे में खबर होती है कि भारत दुनिया में किस तरह ज़लील हो रहा है, लेकिन पीरा पूरा व्लॉग जो है ना ये भारत पर है। अब मोदी जो है वो एक दफ़ा फिर खज्जल खराब हुआ है। कैसे खज्जल खराब हुआ है? आपको पता है कि ब्रिक्स का जो इजलास है वो ब्राज़ील में चल रहा था। बड़ा अहम इजलास है, मैं पहले व्लॉग में बता चुका हूँ कि इसमें इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो बड़े अहम कंट्री हैं। इसमें ईरान भी शामिल है, इसमें चाइना शामिल है, इसमें भारत शामिल है, इसमें रशिया शामिल है और इसके अलावा अफ्रीका से नाइजीरिया, युगांडा और बहुत सारे दूसरे ममालिक हैं, यूरोप से कुछ ममालिक शामिल हैं। तो ये बड़ा अहम समझा जाता है और इस लिहाज से बड़ा अहम समझा जाता है कि इसकी जो अब इसमें जो कंट्री हैं, उनमें रहने वाली जो आबादी है, वो आधी से आधी बनती है पूरी दुनिया की। मतलब इसमें अगर 15, 16, 18 कंट्री हैं, तो वो जो आबादी है, वो पूरी दुनिया की हाफ आबादी बनती है। तो बस इससे अंदाज़ा लगाएँ कि ये बड़ा अहम इजलास है। मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि ट्रंप साहब ने धमकी लगा दी है कि ਤੁਹਾਡੀ खैर नहीं हैगी। जिन्ने-जिन्ने क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा आप अब देखें यार आप, जो अहम चीज़ है, वो ईरान है। ईरान ने अपना काम दिखाया यहाँ पर। ईरान की सफारतकारी यहाँ पर जीती है। ईरान की सफारतकारी कैसे जीती है? क्योंकि इसके जो एलामिये में ये शामिल किया गया है कंट्रीज़ की तरफ। एलामिये में ये मैं मोदी की जो नाकामी है और ईरान की कामयाबी पे बात कर रहा हूँ कि जो ईरान की कामयाबी ये है कि उन्होंने इसके एंड में जो ऐलान होता है और उस ऐलान में अमेरिका और जो इस्राइल है उसने जो मिलकर ईरान पर हमला किया है उसकी बाकायदा तौर पर मजम्मत की है और ये वो वजह है जिसकी वजह से ट्रंप बड़ा तपा हुआ है। और आपको पता है कि अभी नेतन्याहू इस वक्त जो है वो अमेरिका के दौरे पर है। ये पिछले 6 महीने में तीसरा चौथा उसका दौरा है। आप इस बात से अंदाजा कर लें कि इस वक्त कितनी बड़ी टेंशन चल रही है नेतन्याहू की। और जो मैं एक रिपोर्ट है वो भी एंड में देखता हूँ मैं, अगर आप लोगों के शेयर करूँ या अगले प्रोग्राम में, कि इसराइल में तबाही कितनी हुई है। बहरहाल, तो वो जो उसमें लाइन डाली गई है जो ईरान की एक, हालांकि उसमें पाकिस्तान है नहीं शामिल, लेकिन ईरान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है कि ईरान ने उसमें ये लाइन डलवाई है कि जो इसराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया है ईरान पर, उसकी मजम्मत की गई है। दूसरी तरफ ये तीसरा मौका है, पिछले चंद दिनों में 3 बड़ी जो है इस तरह की जो मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, इसको आप जो भी कहते हैं, वो हो चुकी है। आपको याद है कनाडा में जब सदर ट्रंप जो है वो नरेंद्र मोदी से मिले बगैर वापस चले गए थे, वहां भी उसके जो अलामिया है उसमें एंड में भारत चाहता था कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी की लाइन में लगाकर खड़ा कर पाकिस्तान के खिलाफ मजम्मत की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मुझे लगता है कि वहां पर, क्योंकि हमारा जो इस वक्त बड़ा अच्छा दोस्त है, हमारा बड़ा अच्छा वकील है, वो सदर ट्रंप और अमेरिका है, तो वहां पर अमेरिका ने ये लाइन नहीं दिलवाने दी होगी कि पाकिस्तान के बारे में आप इस किस्म की जो है वो वहां पर पाकिस्तान की मजम्मत की जाए। कैसे? क्योंकि वो दहशतगर्दी, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है और ये जो जंग है 2025 में पाकिस्तान ने लड़ी है, 4 रोजा जंग, इसमें तो दुनिया जहान के सामने हमने साबित किया है कि दहशतगर्दी कौन कर रहा है और दहशतगर्दी के खिलाफ कौन लड़ रहा है। पहली नाकामी वहां पे। दूसरी नाकामी चाइना में हुई थी, जहां पर आपको पता है उनके जो वजीर दिफा है वो ख्वाजा आसफ के पीछे कैसे हाथ बांध कर खड़े थे। वहां पर भी वो चाहते थे कि पाकिस्तान की वहां पर भी मजम्मत की जाए और पाकिस्तान को दहशतगर्दी वाली लिस्ट में डाला जाए और उस प्लेटफॉर्म से भी। लेकिन वहां पे अब चाइना में हम बैठे हुए थे और ख्वाजा आसफ साहब ने जिस तरह वो फड़काया वहां पर भारतीय वजीर दफा को, वो भी आपको बताया। तो वहां पर भी भारत की बहुत बड़ी नाकामी हुई और भारत को सुबकी उठानी पड़ी। अब आ जाए यहाँ पर वापस ब्रिक्स पर। यहाँ पर जो है वो मेहमान खसूसी थे इस पूरी महफिल के, नरेंद्र मोदी। शायद यही वजह थी कि यहाँ पर चाइना के जो सदर है वो भी नहीं आए और रशिया के सदर भी शायद नहीं आए, कि मतलब यह मतलब चाह बेचने वाला
जरा मेहमान खसूसी है तो वहां पे आए तो बड़ी शान में गुस्ताखी होती है। यहाँ पर भी मोदी की तरफ से बड़ी कोशिश की गई कि किसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ ये लाइन डलवाई जाए, नहीं डाली जा सकी। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरह भारतीय जारहियत के खिलाफ जंग लड़ी है और उसके बाद जो पाकिस्तान का वफ़द पूरी दुनिया में घूम कर आया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मुसद्दक मलिक, डॉक्टर मुसद्दक मलिक, गुलाम दस्तगीर, हिना रबानी खार और जिलानी साहब जो एम्बेसडर है और बहुत सारे दूसरे नाम, उनकी वो जो एक दौरा कामयाब तरीन रहा है, वो हर उस दौरे, हर उस मुल्क में गए और जाकर लोगों को वो सबूत दिए कि ये सारा कुछ भारत करने वाला है और पाकिस्तान की सिविल आबादी पर भारत ने कैसे अटैक किए और पाकिस्तान में भारत क्या बदमाशी करना चाहता था। और दूसरी तरफ भारत दुनिया में किसी जगह पर ये सबूत देने में नाकाम रहा कि जो पहलगाम वाला वाकया है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ। तो मैं ये भारत की एक बड़ी नाकामी है और यहाँ पर मोदी को एक बड़ी जिसे कहते हैं कि सुबकी का सामना करना पड़ा है। अच्छा जी, एक और खबर है जी कि एक ये खबर जो है ये भारतीय जो मीडिया है वो इसको कोट कर रहा है कि अमेरिका में एक मेंबर पार्लियामेंट है भारत के, जो मेंबर्स शशि थरूर के साथ गए हुए थे, जैसे मैंने अभी नाम लिए हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ गए हुए थे, इसी तरह शशि थरूर के साथ जो मेंबर पार्लियामेंट गए हुए थे दुनिया को बताने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो ज़ाहिर है हर्जाशाही करा रहे थे, उनमें से कुछ साहब जो अभी वह अमेरिका में मौजूद थे, एक मेंबर पार्लियामेंट जो है उनकी ट्रंप जूनियर से मुलाकात हुई, ट्रंप के बेटे से, और वो किसी खुशगवार मौके में होगी और उनकी 2-4 तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे आ गए। तो जो साथ वाला एमपी था, वो उसको बड़ी बेइज्जती महसूस हुई कि यार ये क्या हुआ कि मेरे साथ जो आया हुआ है, उसने जो जूनियर ट्रंप से मुलाकात कर ली है, तो उसके लिए तो इंडिया वापस जाना एक बहुत बड़ा मसला बन गया। उसने तो फिर वहां पर आकर जो है वो ज़ाहिर है उसके लिए तो बड़ी बेइज्जती का सामना था ना कि ट्रंप जूनियर से मिला है एक मेंबर पार्लियामेंट और दूसरे की किसी जगह पे कोई तस्वीर ही नहीं है। तो उसने अब क्या किया, उसने ये इंडियन मीडिया जो है ये रिपोर्ट कर रहा है, तो उसने कोशिश की कि किसी तरह से ट्रंप जूनियर से मुलाकात हो जाए, लेकिन जूनियर ट्रंप जो है उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और जब जूनियर ट्रंप से मुलाकात नहीं हो सकी तो उसके बदले फिर क्या किया गया, उसने कोशिश की कि अगर फिर वो गुस्से आ गया, उन्हें गलत दसो ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੂਨੀਅਰ ਟਰੰਪ ਨਾਲ मुलाकात हुई, हम डायरेक्ट ट्रंप ਨਾਲ ही मिलेंगे। फ्लोरिडा में ट्रंप साहब का घर है जो 1985 में 126 कमरे और पता नहीं कितने हजार कितने मुरब्बों पे पाकिस्तानी पंजाबी जो मुरब्बे हैं, पता नहीं कितने मुरब्बे हैं जो घर है 1985 में। और ये 1990 की दहाई में ट्रंप साहब वहां पे रहते नहीं थे, तो उन्होंने उसको प्राइवेट क्लब बना दिया था, जिस तरह आपका डीएचए क्लब है या फिर तरह आपका जिम खाना है, वो बहुत बड़ी जगह है तो वहां पे बुला दिया। लेकिन वो बड़ा महंगा तरीन है, उस पर आप पैसे है उनकी जो शर्त है कि उसका कोई भी मेंबर बन सकता है। तो ट्रंप साहब जो हैं अक्सर अपनी जो मीटिंग्स हैं या जो फ्लोरिडा में है, तो वो रहते भी फ्लोरिडा में है, तो वो फ्लोरिडा में अगर कोई ऐसी चीजें होती है वहां पे वो चाइनीज वजीर से मिल चुके हैं, जापानी सदर से भी उसी प्राइवेट हैसियत में उसी क्लब में मिल चुके हुए हैं। तो वो ट्रंप साहब जो है वो अपने फ्लोरिडा वाले उस घर पर मौजूद थे, घर पर नहीं कहना चाहिए, खैर अभी उस क्लब पर मौजूद थे। तो वहां पर ये इनके दो जो एमपीए साहब हैं, इनके कुछ दोस्त थे, वो उनको वहां पर लेकर चले गए और उनकी एंट्री होगी, उनका पास कोई कार्ड शार्ड या ज़ाहिर है उसके मेंबर होंगे या वो तगड़ा बंदा है, तो वो उनको वहां पर ले गया। और ट्रंप साहब जो है जब अंदर जब जाते हैं तो आप वहां पर मतलब कि वो अब हमारे लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा है ना कि ट्रंप ट्रंप, लेकिन जब वो वहां पर बैठे होंगे तो जाहिर है सारी सिक्योरिटी वगैरह क्लियरेंस के बाद जब अंदर किसी हाल में जाते हैं चाय कॉफी नाश्ते के लिए, तो ट्रंप बैठे हुए हैं वहां पर, तो ये साहब जो है बगैर किसी टाइम लिए बगैर वक्त लिए ट्रंप के सामने चले गए और जाके अपना जो तारुफ है वो करवाया कि वो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बहुत करीब है और उनके बड़े खास बंदे हैं। तो ट्रंप साहब जो है उनके मूड का आपको पता ही है, कोई पता नहीं किस वक्त किस कैसा मूड हो। उन्होंने जब ये सुना तो वो काफी गुस्से में आ गए, उन्होंने काफी ज्यादा जो है वो शाउटेड हुए कि बगैर जो है वो टाइम लिए बगैर कोई वक्त बनाए इस तरह मेरे सामने आकर इस तरह करने पर उन्होंने बड़ा शदीद गुस्सा बनाया। और उन्होंने वहां पे कहते हैं कि ठीक ठाक किस्म की उस एमपी को जो मेंबर पार्लियामेंट है उनको सुना दी, और वो बात ढकी छुपी नहीं रही, जब वो सुना दी गई तो वहां से वो बेइज्जत होकर निकला। दबाने की कोशिश की गई लेकिन वो इंडियन मीडिया के हाथ लगी और इंडियन मीडिया से वो पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से कैबिनेट और कैबिनेट से नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंची। तो पार्टी लेवल पर उस बंदे की ठीक ठाक किस्म की खिंचाई हुई। ये इतनी खिंचाई हुई है कि उसको पार्टी से निकालने के बारे में ऑलमोस्ट डिसीजन हो चुका था, लेकिन फिर उसने कुछ अंदर डाल डुल के अपनी जान छुड़ाई है। तो भारतीय जो है ना उनको मेरे ख्याल में शौक है सदर ट्रंप से बेइज्जती करवाने का, इसलिए मेरा ख्याल नरेंद्र मोदी जो है ना उसके सामने नहीं आ रहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी अंदाजा है कि उसके साथ या तो साउथ अफ्रीका के सदर वाली या फिर यूक्रेन के सदर वाली ट्रंप ने कर देनी है, तो इसलिए सामने नहीं आ रहा। उसने अपना एमपी भेज कर चेक करवाया कि ट्रंप भारतीयों को देखकर कैसे गर्म होता है और कैसा उसका रवैया होता है।
अच्छा, ये तीसरी भी खबर जो है वो भी भारत से है। फ्रांस ने जो राफेल तैयारे भारत को बेचे थे, ये कोई 500 समथिंग तैयारे हैं जो अब तक राहेल बना चुका है, राफेल बना चुका है। 300 समथिंग जो है, 340, 50, 60, 70 जो है वो पूरी दुनिया में दे चुका है। जिसमें वो कतर भी लेने वालों में शामिल है, हिंदुस्तान लेने वालों में शामिल है, यूएई लेने वालों में शामिल है। इंडोनेशिया ने 40-50 जो है वो इंडोनेशिया या शायद मलेशिया, क्योंकि ये 2 मुल्कों का अक्सर मैं धोखा खा जाता हूँ। तो इनमें से भी किसी एक कंट्री ने 40-50 का ऑर्डर दिया हुआ है, जो अब वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं, वो को लें या ना लें। इसके अलावा कुछ 7-8 कंट्री हैं जिनके पास राफेल तैयारे हैं। अब यहाँ पे जो एयर चीफ हैं फ्रांस के, वो एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं चाइनीज़ पर। वो कह रहे हैं कि चाइनीज़ हुकूमत जो है वो अपने सफारत खानों के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये लॉबिंग कर रहे हैं कि जो राफेल तैयारा है वो इस काबिल नहीं है कि आप उसको खरीदें। आप हमारा J-10 खरीदें। ये फ्रांस की हुकूमत और फ्रांस के जो एयर चीफ है उनकी तरफ से इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जिसको चाइनीज जो है या चाइनीज हुकूमत जो वो एक तरफा पर कह रहे हैं कि ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जाहिर है चाइनीज ने अब देखे ना, पाकिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तान का मैदान, वो कहते हैं ना कि इंडियन इंडियन कहा है ना कि लेबोरेटरी की तरह टेस्ट किया गया J-10 को, और लेबोरेटरी की तरह टेस्ट किए गए हैं चाइनीज जो मिसाइल हैं, और चाइनीज जितना भी साजो सामान है जंग का, वो पाकिस्तान को एज अ लेबोरेटरी बनाकर हिंदुस्तान के खिलाफ टेस्ट किया है। तो अब चाइनीज जो है वो चाहेंगे कि उनका J-10, J-35, J-40 वो तमाम तैयारे और उसके अलावा जो भी उनका जंगी साजो सामान है वो बिके, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा है कि 4 दिन की जंग में पाकिस्तान ने कैसे चाइनीज हथियारों के साथ, चाइनीज जहाजों के साथ, चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ भारत को, अमेरिका को, अब अमेरिका भी इसमें किसी जगह पे शामिल है, खास तौर पर इसराइल जो है वो वहां पर इसराइली बैठ के जो जंग लड़ रहे थे, उनका जो हाल किया है वो सारे का सारा जो है वो आपके सामने। तो इस जंग में जो जीत है वो पाकिस्तान की है और जो नाम है वो चाइना का है। तो फ्रांसी जो उन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि चाइना जो है अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए उनकी प्रोडक्ट राफेल जो है वो उसको हर जगह पे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, और ये हो भी सकता है। ये फ्रांसी इल्जाम जो है वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि चाइनीज कभी नहीं चाहेंगे कि जो राफेल है उसकी जो भी मार्केट वैल्यू डाउन हुई है वो अप हो, और जो J-10 की मार्केट वैल्यू मतलब इस वक्त आसमान से बातें कर रही है वो नीचे जाए। तो ये एक इल्जाम लग रहा है। अब यहाँ पर भी भारत जो है, ये असल शिकस्त भारत की है। भारत देखें, जो राफेल तैयारा है अब तक जो 500 बने हैं प्लस जो बने हैं, उनमें से कोई एक भी किसी भी मुल्क के खिलाफ जंग में इस तरह से गिरा नहीं है। ये तैयारे जो 3 तैयारे गिराने का दावा किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और उसके अलावा जो फ्रांसीसी जो एयर चीफ हैं वो भी कह रहे हैं कि इंडिया के जो 3 तैयारे हैं वो गिरे हैं। एक उसमें से वो राफेल का एक कह रहे हैं, एक कोई पुराना साख्त का वो भी फ्रांसीसी जेट है, और उसके अलावा एक और है। वो ये बात मान रहे हैं और ये पहला तैयारा मान रहे हैं, हालांकि ये 3 है, लेकिन चले वो 3 कहते हैं, हम 5 कहते हैं कि 3 रफील है और 2 दूसरे हैं, लेकिन वो एक मान रहे हैं। अब क्या करें, अगर वो एक पर उनकी मार्केट वैल्यू इतनी डाउन हो गई है कि जो 40-40, 50-50 ऑर्डर एक एक मुल्क ने दिए हुए हैं, वो ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। तो जब 3 कंफर्म कर देंगे फ्रांस वाले या भारत वाले, तो फिर उस वक्त रफेल की क्या हालत होगी। तो वो एक मान रहे हैं। यहाँ पर भी भारत जो है वो वजह बना, रफेल एक कामयाब जेट तैयारों की जो कंपनी थी उसका बेड़ा गर्क करने के लिए भारत का हुआ। एक और यहाँ पे आपको बताएं पंजाब के हवाले से, क्योंकि पंजाब इस वक्त जो है वो अपनी जो कारकर्दगी है उसकी वजह से छाया हुआ है। नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो काफी सख्त तनकीद करते हैं कि उनके पास कुछ और करने के लिए नहीं है, और मेरे वो बड़े भाई हैं, मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, बट मुझे उनसे बड़ा प्यार है, मोहब्बत है। उनकी बातें, वजादार सियासतदान है, और जो लोग भी उनको जानते हैं हमेशा उनकी तारीफ करते हैं कि बड़े खानदानी सियासतदान है। तो वो बड़े भाई हुए, हमारे सीनियर हुए, तो तनकीद नहीं है बल्कि उनकी ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने यहाँ पर आकर जो है वो मुहर्रम उल हराम के इंतजामात पर पंजाब हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया है, और उन्होंने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने यहाँ पे कमाल काम कर दिया। देखें, एक बंदा जो आप पर मुसलसल तनकीद कर रहा होता है, पिछले दिन सियालकोट वाले इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि हमें नून लीग के साथ हाथ मिलाने की वजह से 6000 वोट मिला है। चलो चंद साहब, आपके एहतराम में हम बात मान लेते हैं। नेक्स्ट टाइम तुसी बंदा को नून लीग दा वेख के सलाम लैन तो पहले वेख लिया करो, कोई वेखदा तो नहीं पिया। अगर कोई वेखदा नहीं पिया तो सलाम ले लिया करो, नहीं तो अगे जाके व्हाट्सएप ते मैसेज कर दिया जे ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਨਾ ਲੈਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸੌਰੀ, ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम या अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि कोई बंदा वेख रहा सी साडे वोटां दा घाटा पैंदा ਤੁਹਾਡਾ सलाम लैके। बट एनी हाउ, ये एक मेरे ख्याल में मरियम नवाज की हुकूमत के लिए, पंजाब हुकूमत के लिए, पंजाब हुकूमत के तमाम उन वज़रा के लिए
कल जो 9-10 मुहर्रम को अपने-अपने हलकों में या जहाँ-जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, वहाँ पे जिन्होंने काम किया, सिविल्स, पानी, खाने-पीने के इंतज़ामात, सफाई के इंतज़ामात, सिक्योरिटी के इंतज़ामात, मोबाइल तक नहीं बंद किए गए। तो ये पंजाब हुकूमत की वाक़ई मुहर्रम के दिनों में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और नदीम अफजल चंद साहब की तरफ से जब ये एप्रिसिएशन आ रही है, जो मुखालिफ तरीन है, जो बड़ी सख्त तनकीद करता है पंजाब हुकूमत पर और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर, तो मेरे ख्याल में ये मरीम नवाज़ की हुकूमत और उन वज़रा की बहुत बड़ी कामयाबी है जिन्होंने किया। यहाँ पर एक चीज़ और कहना बहुत लाज़मी है, ये 2 दिन में जो सोशल मीडिया पर पंजाब की जो सोशल मीडिया टीम बैठी हुई है, उनकी तरफ से बर वक़्त बहुत सारा जो जिसे कहते हैं ना कि मवाद आना भी एक बड़ी कामयाबी है। अब जो फ़ोकल पर्सन है, हुकूमत के साथ जो काम कर रहे हैं दोस्त और उसके अलावा जो सोशल मीडिया पे पीछे बैठ के ऑफ़िसेज़ में काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में ये बड़ा मतलब फ़र्क नज़र आया कि बहुत ज़्यादा मवाद जो है वो हमें सोशल मीडिया पे मिल रहा था। बहुत चीज़ें जो है वक़्त पे आ रही थी और हम उसको कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। यही होता है जब कोई इवेंट चल रहा होता है तो उस पे जितनी जल्दी से जितनी तेजी से आपको मवाद मिलेगा। अब जाहिर है राणा सिकंदर क्या कर रहा है, मलिक सुहेब बख्त क्या कर रहा है, ज़िशान मलिक है वो क्या कर रहा है, हमें कहाँ से पता लगेगा। अगर वो तमाम के तमाम लोग अपने जो फोकल पर्सन है उनके साथ कनेक्टिंग है, वहां से सामान उनको मिल रहा है, वहां से वीडियो, वहां से मैसेज, वहां जो उनको कारकर्दगी मिल रही है, अगर वो मिल रही है वो हमारे तक आ रही है तो हम उसको जो है वो अब इसलिए तारीफ कर रहा हूँ कि तनकीद भी बहुत करते हैं उन पर। जब उन पे तनकीद करते हैं तो जब उनकी तरफ से कोई अच्छा काम होता है तो हम उनको एप्रिसिएशन भी करते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं। तो काबिल तारीफ था ये पंजाब हुकूमत की तरफ से तमाम देखिए वज़रा ने अपना बेस्ट किया। मरियम नवाज़ साहिबा ने एज़ अ लीडर होने के नाते यहाँ पर बेस्ट किया। पुलिस सिक्योरिटी इदारों ने बेस्ट किया। वो मुलाज़मीन देखें अब यहाँ पर भी सुथरा पंजाब की टीम जो शामिल थी वो पहले भी गलियाँ साफ कर रही थी, वो रास्ते और बाज़ार साफ कर रही थी और बाद में भी साफ कर रहे थे। तो उसी के साथ-साथ सोशल मीडिया के जो फोकल पर्सन है, जो सोशल मीडिया के कर्ता-धर्ता हैं, जो पीएम सीएम हाउस में बैठे हुए हैं या जगह बैठे हैं, उन्होंने भी काम किया। तो तमाम लोगों की कावश की वजह से पंजाब में ये एक कामयाब तरीन जो है इवेंट हुआ। तो नदीम अफजल चंद साहब आपका बहुत शुक्रिया, बड़े दिल का आपका बहुत शुक्रिया। जब कोई अच्छी चीज़ ये होती है एक सियासी वर्कर, जो एक सच्चा सियासी वर्कर होता है, वो दिल में अगर अगर तनकीद करता है तो अच्छा काम होने पे तारीफ भी करता है। तो इसी चीज़ें से हमें सीखना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है, विश है कि नदीम अफजल चंद से कभी मुलाकात हो और उनके साथ बड़ा मज़े का कड़ाकेदार किस्म का पॉडकास्ट करूँ। बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। अगली दफ़ा जब पाकिस्तान आना है, अच्छे मौसम में आना है और कम से कम 1 महीने के लिए आना है और पूरी एक लिस्ट लेके आनी है। पूरी जो एक टीम है वो हायर करके उनके साथ चलकर जहाँ पर कोई बैठा हुआ है, जहाँ पे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह पॉडकास्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे। ख़्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर करें। इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया।